हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया ब्रांड न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ। यस, ड्रामा हमारे फेवरेट बंदे का है, सो लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत होती है ड्रामे की मेलर जेंग से। जेंग के पास उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है, आपको मुबारक हो, फाइनली आप वही फैमिली के हेड बन चुके हो। ये सुनने के बाद जेंग बोलता है, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। जिस बात की वजह से मुझे इस फैमिली का हेड बना दिया गया है, अब उसे कहना पड़ेगा, वरना मेरा हैसियत इस फैमिली में बस एक गार्ड की तरह है। अगर मास्टर बोलेंगे मुझे हंसना है तो हंसना पड़ेगा, रोना है तो रोना पड़ेगा, और उनके लिए अपनी जान देनी पड़ेगी। दैट्स इट। है सुनने के बाद असिस्टेंट बोलता है, पर बॉस आप जितने काबिल हो ना, वो तो इस रॉयल फैमिली के कोई हेड पर्सन भी नहीं है। ये सुनने के बाद इस ड्रामे का सेकंड में लिट कैन एंट्री लेता है। कैन बोले जा रहा होता है, तुम क्या मेरी बातें कर रहे हो, और एंट्री लेता है। यस, दोनों ही इस ड्रामे के मेन लीड थे। और केन और जिंग एक दूसरे को देखने के बाद ऐसा लग रहा था दोनों में 36 का आंकड़ा है। और तभी जिंग बोलता है, तुम कुछ काम नहीं कर सकते, हर बात ऐसे आवारागर्दी करते हुए चलने से अच्छी खासी फैमिली मिली है, डजन मीन के तुम इतने ज्यादा गैर जिम्मेदार होगे। ये सुनने के बाद केन जिंग को बोलता है, अपने औकात मत बोलो, तुम बस एक गार्ड हो, बॉडी गार्ड थे और अभी इस फैमिली के हेड बन चुके हो, तो जो मौका मिला है उसको यूटिलाइज करो और बस मुझसे दूर रहा करो, क्योंकि एक राजकुमार को ऑर्डर देते हुए एक गार्ड या फिर एक नौकर कभी भी शोभा नहीं देता। ऐसा वो बोलता है। तभी जिंग बोलता है, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी फियंसी जी नहीं है, हमें प्रिंसेस पता नहीं कहाँ पर है, और तुम्हें एक बार ढूंढने की ट्राई भी नहीं करते। वो बोलता है, वो काम तुम्हारा है, मेरा नहीं, चिल करो ब्रो। प्रिंस केन यस, प्रिंस केन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें देखा जाता है अगले वाले सीन में जिंग को एक गार्ड मिलता है, एक बॉक्स था जिसमें हमें दिखाया जाता है, जब वो खोलता है तो वहाँ पर जो केन है, केन और इस ड्रामे की प्रिंसेस का रिश्ता पक्का हुआ एक नोटिस था, एक पेपर था, और वो मन में सोच रहा होता है, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम्हें मेरा प्यार मिला है, ऐसा वो बोले जा रहा होता है। सीन को काट दिया जाता है। अब दिखाया जाता है इस ड्रामे की फीमेल लीड वयाना को। वयाना अपने मॉम डैड के साथ होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मामूली सी गेटअप में थी, तो शायद वयाना को पता नहीं हुई एक्चुअली से उसके मॉम डैड उसे बोले जा रहे होते, अब तुम 22 साल की हो चुकी हो, तो हमारा वक्त आ चुका है तुम्हें सच बताने का, एक्चुअल में तुम हमारी बेटी नहीं हो। तभी ये सुनने के बाद वो बोलती है, मुझे पता है मैं किसी की तो बेटी हूँ, लेकिन आप लोगों की बेटी नहीं हूँ, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने मुझे जो लाइफ दी है उसके आगे सारी चीज़ें कुर्बान है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन है क्या है। अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं रह सकते थे, मुझे नहीं संभाल सकते थे, तो उस टाइम पे उनको मेरा पेरेंट्स होने का भी कोई हक नहीं। और तभी मॉम डैड बोलने जा रहे होते हैं, हमें तुम्हें कुछ बताना है बेटा। तभी वहाँ पर कुछ तो धुआं आता है, और उसके बाद मॉम डैड दोनों ही बेहोश होते हैं, और इनफैक्ट है ना भी बेहोश होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शायू एंट्री लेती है। शायू इस ड्रामे की फीमेल लीड है। शायू बोलती है, तू कमीनी कुत्ती, तेरी हिम्मत कैसे, तू उस पैलेस की प्रिंसेस बनेगी, तेरी इतनी औकात नहीं है। हाँ, जन्म तूने ली होगी, लेकिन तो उस फैमिली के लिए कभी बनी नहीं है। अगर तू जिंदा रहेगी तो मुझे कभी भी जेंग नहीं मिलेगा, और जेंग के बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बोल के इसे वो सब कुछ जला देती है। और ऐसा दिखाया जाता है शायद ये लोग आग में जल गए हैं। तब हमें दिखाया जाता है केन जो होता है, और तभी हमें दिखाया जाता है केन वहाँ पर आता है। केन को देखने के बाद शायद तो डर जाते हैं, क्योंकि वो उसकी बहन थी। वो बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो बोलता है, कुछ नहीं, एक्चुअली मैं तो यहाँ से पास हो रही थी। वो समझ चुका था इसने कुछ तो कांड किया है। वो बोलता है, मैंने बहुत बार बोला हुआ है, अगर तुम कुछ कर रही हो ना, उस टाइम पे इस तरह से करो कि कोई आके पकड़ ना पाए, और तुम बोलो मत तुम प्रिंसेस हो। और जो प्रिंसेस होते हैं ना, ऐसे गंदे हाथ नहीं करते, अगर कुछ काम करवाना है तो लोगों से करवाओ, खुद नहीं करने पड़ते, बोल के उसके हाथ को पोंछ देता है। और उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और ना चाहते हुए भी केन जो होता है उसके पाप में भागीदार हो गया था। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जो जेंग था, जेंग के पास उसका असिस्टेंट आता है, जेंग को फाइल देता है, और फाइल में क्लियरली ये चीज़ मेंशन था, वो मर चुकी है, मतलब प्रिंसेस है ना मर चुकी है, उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स के घर पे आग लगी है और कुछ भी नहीं मिला, ऐसा बोला जा रहा होता है। तभी तो जिंग तो शॉक में आता है। वो बोलता है, अगर तीनों की डेड बॉडी पड़नी चाहिए थी उस टाइम पे, सिर्फ उसके पेरेंट्स की डेड बॉडी कैसे मिल सकती है। मीन्स प्रिंसेस अभी भी जिंदा है, उससे हमें पैलेस में वापस लाना है। इस काम के लिए मुझे इस घर में
हेड चुना गया था, अब वो करने का वक्त आ गया है, चलो प्रिंसेस के बारे में पता लगाओ, ऐसा वो बोलता है। हमें दिखाया जाता है उसके बाद जैसे असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है, जेंग जो होता है अपने पॉकेट से एक हेयर पिन निकालता है जहाँ पर बचपन में याना ने उसे दिया हुआ था, और वो मन में सोच रहा होता है कि अब तुम्हें घर वापस आना पड़ेगा, अब तुम्हें छुपन छुपाई का खेल नहीं खेल सकती, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रैंडपा ने तुम्हें इस घर से बाहर कर दिया था ताकि तुम अपने एडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ सेफ रहो, लेकिन ऐसे तो नहीं बोला था क्योंकि तुम वहाँ पर और ज़्यादा अनसेफ हो प्रिंसेस, ऐसा वो बोले जा रहा होता है। यस गाइस, याना बच चुकी थी, याना अपना फेस थोड़ा बदल कर एक क्लब पे जाती है, एक रेस्टोरेंट पे जाती है, वहाँ पर दिखाया जाता है जो साई होती है जान नाम के बंदे के साथ बात करे जा रही होती है। बाद में पता चला जो जान है उसको साई पे क्रश था, जिस बात की वजह से यहाँ पर दोनों मस्का लगा के बातें कर रहे होते, वो सारी बातें सुन लेते हैं किस तरह से साई बातें कर रही थी। अब याना को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, उसके बाद वो उठ के जाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सीधा कॉफ़ी लेकर याना के ऊपर जो साई है उसके ऊपर गिराने वाली थी, तभी जान उसे रोक देता है, उसे बोलने वाला होता है तुम्हें नहीं पता है कौन है ये प्रिंसेस है, अगर प्रिंसेस को चोट लग जाती तो कौन, मैं शक्ल तो देख लूँ, लेकिन वो देख नहीं पाता। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आता है कैन, कैन बोलता है चल क्या रहा है यहाँ पर, और तभी शाही बोलते है कुछ नहीं भाई, ये मेड है, ये मेरे ऊपर चाय गिराने वाली थी तो इसीलिए उसने रोक दिया। ये सुनने के बाद वो बोलता है अच्छा कौन हो तुम, शो मी योर फेस। तभी आप याना नहीं दिखाना चाहती थी आपकी शक्ल, और तभी हमें दिखाया जाता है केन जो होता है वो शाही को बोलता है तुम्हें अपनी आइडेंटिटी का ख्याल रखना चाहिए, तुम ऐसी जगह पे नहीं हो सकती, या फिर ऐसा है कि तुम जान से प्यार करती हो, बोलो मत, तुम एक प्रिंसेस हो और ये इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड पर्सन नहीं है। ये सुनने के बाद साही बोलती है नहीं भाई मैं नहीं करती प्यार जान से, मैं तो सिर्फ जेंग से प्यार करती हूँ। ये सुनने के बाद केन बोलता है इससे बेटर तो जान से प्यार करती हूँ बोल देती, क्योंकि तुम्हें पता है ना जान और मेरा कैसा रिश्ता है। वो बोलते हैं नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ उससे प्यार करती हूँ और आपको मेरा और उसका रिश्ता तो मानना ही पड़ेगा, आपको पता है मैं उसके लिए कितनी पागल हूँ। वो बोलता है चलो बाद में देखेंगे, इस बात पे अभी लड़ाई नहीं करते, तुम मेरे इकलौती बहन हो, यू आर प्रिंसेस, ऐसा वो बोलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो याना होती है ये बातें सुन रही होती है। अब उसे ये पता चला कि उसके सबसे बड़े दुश्मन उसके मॉम डैड के कातिल किसी ऐसे बंदे से प्यार करती है, तो उस टाइम पे उसे ये लगता है कि इसको परेशान करने के लिए सबसे पहले उसको अप्रोच करना पड़ेगा, जिस इरादा वो बनाने लगती है। बाहर की तरफ जाता है, वो याना को जाते हुए देखता है पीछे से, और उसे एक टाइम याद आ रहा था जिस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, याना कि उसकी मदद की थी, उसे उसकी तरह लग रही होती है, लेकिन बाद में सोचता है नहीं हो सकता इतना बड़ा कोइंसिडेंस। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जिंग होता है, जिंग अपना काम कर रहा होता है, वहाँ पर आती है याना, याना आती है और उसके बाद उसे कॉफ़ी देती है, वहाँ से जा रही होती है, तभी उसे रोकता है और वो बोलता है तुम कौन हो। सुनने के बाद याना बोलती है जिंग को कि मैं आपकी नई असिस्टेंट हूँ और मेरा नाम हाना है, और अभी अभी मैंने ग्रेजुएशन किया है और जॉब नहीं मिल रहा था तो मैं एक रिश्तेदार की मदद से यहाँ पर आई हुई हूँ। ये सुनने के बाद जिंग बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, जाओ आज के बाद तुम काम करोगे मेरे साथ, एजेंट फीमेल असिस्टेंट, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो याना है वो वहाँ से चली जाती है। उस टाइम पे उसके असिस्टेंट को उसने बोला था कि इसके बारे में कुछ पता लगाओ, और तभी वो वापस भाग के आता है विथ इन हाफ आवर, और बोलता है जो ये हाना है और अभी जो आई हुई है वो शायद प्रिंसेस है, 80% चांसेस से उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की गई है, और जिस तरह से दादाजी ने यानी कि इस फैमिली के महाराज ने जिस तरह से अपनी पोती को बचाने के लिए घर से बाहर कर दिया था उसी पेरेंट्स की बेटी है और उनकी डेथ हो चुकी है। ये सुनने का तो बोलता है चलो पता लगाओ, और मुझे 100% श्योरेंस चाहिए कि हाना ही हमारी प्रिंसेस है, प्रिंसेस याना। उस टाइम पे मुझे उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी उसके आसपास से खतरा नहीं गया है, ऐसा वो बोलता है। केन अपना काम कर रहा होता है और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर केन आता है। केन उसे एक फाइल देता है और वो बोलता है एजेंट बॉडीगार्ड तुमने कुछ किया नहीं मेरे लिए, लेकिन हाँ पहली बार इस फैमिली के हेड बनने के बाद कुछ ढंग का काम किया है, कंग्रेचुलेशन, वो तुमने प्रोजेक्ट दिलवा दिया हमारी कंपनी को। ये सुनने के बाद वो बोलता है ये बस अपने मास्टर के लिए एक छोटा सा तोहफा समझ लो प्रिंस, ऐसा वो बोलता है। और तभी वो बोलता है तुम ज़्यादा अपने औकात से बाहर ना जाना, कभी भी भूलना मत कि तुम हमेशा मेरे गार्ड थे और गार्ड ही रहोगे। वो बोलता है और आपको अभी ये बात भूलना नहीं चाहिए कि प्रिंसेस अभी भी गायब है और आपको किसी और के साथ अय्याशियाँ करने का कोई हक नहीं है, ऐसा वो बोलता है।
हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में जो होती है वो क्रश हो रही होती है, याना से रुकने की ट्राई करता है और याना को गुस्सा आया हुआ था और उसे धक्का देते उससे पहले वहाँ पर आता है जेंग। जेंग उसको लात मारता है और वहाँ से भगा देता है। बाद में याना उसे देखती है, याना को वो वॉल की तरफ पुश करता है और बोलता है कौन हो तुम। वो बोलती है मैं आपकी नई असिस्टेंट हूँ सर। और तभी वो बोलता है कॉफ़ी। वो बोलती है मैंने तो बनाया नहीं, लेकिन उसके हाथ ही में था। वो बोलता है तुम्हारा कॉफ़ी अच्छा है, चलो दो। बोल के वो कॉफ़ी को पी लेता है और याना तो वहाँ से चली गई। और तभी मन ही मन में वो बोल रहा होता है अगर तुम सच्ची में इस रियासत के प्रिंसेस हो देन उस टाइम पे मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि और हमें दिखाया जाता है जो जेंग होता है वो बोले जा रहा होता है मैं तुम्हें हमेशा की तरह प्रोटेक्ट करूँगा प्रिंसेस। बचपन वाला टाइम याद करता है जहाँ पर जब उसने बोला था मैं हमेशा तुम्हारा प्रोटेक्ट करूँगा। एक्चुअल में उसके डैड जो होते हैं वो इस रियासत के ड्राइवर हुआ करते थे, उसके अंकल इस रियासत के बॉडीगार्ड। तो वही प्रथा चली आ रही थी। और तभी याना ने उसे एक क्लिप दिया था और बोला था मैं अगर मुसीबत में रहूँगी ना तो तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हें हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करना है, ये क्लिप अपने पास रखो। इस तरह से दोनों की दोस्ती हुई थी अभी प्रेजेंट में, जहाँ पर वो ये सब कुछ याद कर रहा था। के बाद दिखाया जाता है जो जेंग होता है वो भाग के जाता है याना के पास। याना सोफे में होती है और वो बहुत ज़्यादा अजीब महसूस कर रही थी। दरअसल जो जैन होता है उसने कुछ तो पिला दिया था, वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल थी, उसके साथ रोमांस करने लग जाती है। जेंग तो कुछ समझ नहीं पाता एंड ही न्यू इट कि ये प्रिंसेस है। उसके बाद वो अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाता, उसके साथ रोमांस करने लगता है। और ये सब कुछ जैन देख रहा था, वो हंस रहा होता है और वो बोल रहा होता है अगर ये मैं जाके प्रिंस को दिखा दूंगा तो उस टाइम पे वो आराम से तुझे इस पैलेस से निकाल देंगे, बात खत्म। और तभी हमें दिखाया जाता है वो जा रहा होता है, तभी वहाँ पर जेंग और याना आते हैं। वो बोलती है कुछ कर रहे हो क्या, कैसा लगा हमारा एडल्ट फिल्म। तभी हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक में जहाँ पर याना को पता था, इसीलिए उसने उसे बस एक्टिंग करने के लिए बोला हुआ था ताकि उसको पकड़ा जा सके। उसके बाद जो जेंग होता है वो सीधा जान के गले को पकड़ता है, सीधा उठाता है और वो बोलता है मेरे आसपास के लोगों को अगर बुली करेगा उस टाइम पे जान से मार डालूंगा, जा अपने मास्टर को जाके बोल दे, बोल के उसे वहाँ से भगा देता है। उसके बाद याना जो होती है उसे देख रही होती है, मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि ये तो बहुत कोल्ड और काम लगता था लेकिन एरोगेंट भी है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी है। जेंग उसे बोलता है अरे ओके, वो बोलते हैं हाँ। और तभी वो बैठता है, उसके पैर में लगा हुआ धूल को पोंछता है और तभी वो उठता है, उसे देखता है और वो बोलता है अरे ओके। वो बोलना चाहता था प्रिंसेस, लेकिन वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। और तभी वो स्माइल करता है और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं अगले वाले सीन में जहाँ पर याना जो होती है उसके पास जो जेंग है उसका असिस्टेंट आता है और वो बोलता है मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। उस टाइम पे वो वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर जेंग होती है, तभी वहाँ पर जाती है। जेंग उसे बोलता है ये ड्रेस पहन लो, शाम को हमको एक बहुत बड़ी रॉयल पार्टी में जाना है। वो बोलती है मैं ट्राई करके आती हूँ। वो बोलता है मुझे पता है तुम्हें फिट होगा। उस टाइम पे वो वहाँ से चली जाती है। बाद में वो बहुत प्रिटी बनी हुई थी, दोनों पार्टी में गए हुए थे। सब लोग सोच रहे होते ये नई लड़की कौन है जो जिनके साथ ही, लेकिन यहाँ पर सायु को इस तरह से जिन को किसी और के साथ देखकर तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो तो सीधा जाती है और जो याना है उसको धक्का देती है। याना ज़मीन में गिरती है और उसके बाद वो खांसने का ड्रामा करने लगती है। ऐसे इतने ज़ोर से धक्का मारा नहीं था, लेकिन आपको पता है याना के लिए सायु सबसे बड़ी दुश्मन है। वो इतनी इजीली कैसे इस चीज़ को जाने देती है, इतना ज़्यादा खांसती है, इतना ज़्यादा खांसती है जैसे कि उसको पता नहीं क्या हो गया। और तभी जो जेंग होता है उसे इतना गुस्सा आता है, वो उसे बोलता है आज के बाद अगर तूने दोबारा ऐसी कोई गलती की ना मैं नहीं छोड़ूंगा। उस टाइम में हमें दिखा जाता है वो बोले जा रहे होते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जेंग ने तो सुना कि वो वहाँ से याना को गोदी में उठा के लेके चला गया। और तभी सब लोग बोले जा रहे होते ये लड़की इस बंदे के पीछे इतना पागल है, लेकिन ये तो एक रॉयल बॉडीगार्ड होने के बावजूद भी इस पर बिल्कुल भी कांच नहीं डालता। और तभी हमें दिखा जाता है शायू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और तभी हमें ये दिखाया जाता है जो शायू होती है वो कुछ रिया करती उससे पहले वहाँ पर आता है केन। केन बोलता है किसी की इतनी हिम्मत होनी नहीं चाहिए मेरी सिस्टर को बुली करे। और तभी वो बोल रही होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, वो स्टूपिड वुमन है जो मेरे प्यार को मुझे चीनने की ट्राई कर रही है। सुनने के बाद वो बोलता है कोई बात नहीं, इट्स ओके सिस्टर। और तभी हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जहाँ पर जो जेंग होता है वो याना जो होती है उसके पैरों को ठीक कर रहा था और इतने काम तरीके से वो बोलता है तुम ठीक हो ना, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। वो बोलती है नहीं। उसके सैंडल को निकाल लेता है और वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए दूसरा
चप्पल लेके आता हूँ थोड़ा फ्लैट वाला, यहीं पर रुको ठीक है, ऐसा वो बोलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ से जेंग चला जाता है। जेंग का इतना केयरिंग नेचर याना को बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, लेकिन उसे ना ही ये पता है कि वो कोई रॉयल प्रिंसेस है, ना ही उसे ये पता है ये उसका बेस्ट फ्रेंड है। बस याना वेट कर रही होती है, तभी वो देखती है उस बंदी को, जिस बंदी ने अभी साई के साथ बदतमीजी की थी थोड़ा सा, उसको तो बाहर फेंका जा रहा था। याना अब घबरा गई कहीं वहाँ पर उसको केन ने ना देखा हो, और वो वहाँ से जाने वाली होती है। केन उसे देख लेता है, उसके पीछे पीछे आता है और वो बोल रहा होता है व्हाट आर यू डूइंग यार, कौन हो तुम। ये सुनने के बाद याना अपने कान का ईयरिंग निकालती है, जल्दी से नीचे जमीन में फेंकती है। वो बोलती है एक्चुअली मेरा ईयरिंग गिर गया था ना, वो मैं लेने आई थी, मुझे लगा ये कहीं गिरा होगा। और तभी वो देखता है ईयरिंग, उस ईयरिंग को उठाता है और वो बोलता है आर यू सेइंग ट्रू। वो बोलते हैं यस मास्टर। वो बोलता है तुम कौन हो, तभी वो बोलते हैं माय नेम इज हाना। और तभी वो उससे बोलता है ये लो ईयरिंग। और तभी वो ईयरिंग को पकड़ने वाली थी, और तभी वो ईयरिंग को पकड़ने के बहाने से उसके बहुत करीब आती है, उसे पकड़ लेता है, उसे ऐसे स्टीयरिंग की तरफ पुश करता है, उसे देखता रह जाता है। अजीब सा एहसास फील हो रहा था केन को, ऐसे भी उसकी फियंसी जो थी अब अनजाने में सही। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आता है हमारा बंदा मतलब जेंग। जेंग बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे लोगों से दूर रहो। और उसके बाद वो याना को अपने पास खींचता है। वो बोलता है तुम इसको जानती हो, टू बैटेस्ट। याना बोलती है मैं इसके असिस्टेंट हूँ। ये सुनने के बाद से जो जेंग होता है वो बोलता है हाँ ये मेरी असिस्टेंट है। और उस टाइम पे वो बोलता है कुछ नहीं, मैं तो बस ईयरिंग दे रहा था, मैंने क्या कर दिया। और तभी हमें दिखाया जाता है जो जेंग होता है ओह बोलता है ये अब गंदा हो चुका है, तुम्हारे लिए दूसरा लाया जाएगा, अब चलो यहाँ से, बोल के उसे गोदी में उठा के लेके चला जाता है। ये देखने के बाद जो केन होता है वो हंसने लगता है और वो बोल रहा होता है लोगों के पास इतनी अच्छी चीजें आने लगी, मुझे पता नहीं था। तो हमें दिखाया जाता है जो जेंग होता है याना को एक वेयर हाउस जैसे एरिया में लेके चला जाता है, और दोनों जा रहे होते हैं। तभी उसके पॉकेट से वो हेयरपिन गिरता है जो बचपन में याना ने उसे दिया हुआ था। वो समझ जाती है ये कौन है, लेकिन यहाँ पर याना जो होती है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। जेंग बोलता है ये मुझे किसी ऐसे ने दिया था जो मेरे लिए बहुत खास है, क्या इसको जानती हो तुम। वो बोलती है नहीं। और तभी वो बोलता है अगर तुम नहीं जानती तो ऐसे रिएक्ट क्यों की, जैसे कि यू नो दैट। ये सुनने के बाद याना बोलती है लड़कियों के लिए ऐसे छोटी छोटी बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, तो मुझे लगा बड़ा क्यूट है, मुझे क्या पता किसने दिया है या क्या नहीं, और आप मुझसे क्यों पूछ रही हो सर। वो बोलता है कोई बात नहीं। वो मन ही मन में सोचता है अगर तुम्हें अपनी आइडेंटिटी पता नहीं है तो मैं हूँ ना, तो वो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा हु आर यू, ऐसा वो बोलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है नीचे वाले एरिया में जहाँ पर वो उसे एक बॉक्स देता है और वो बोलता है यहाँ पर तुम्हारा सच है। और तभी वो बॉक्स खोलता है तो वहाँ पर कुछ नहीं था, बाद में पता चला कुछ तो गायब हो चुका है। जेंग होता है परेशान था, केन के हाथ पे लग चुका था। दरअसल इस पेपर में दोनों का रिश्ता पक्का हुआ और दोनों बचपन से ही हस्बैंड वाइफ है ये लिखा गया था, मतलब लीगल पेपर था। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ये बताया गया था कि ये लोग ऑटोमेटिकली जब 18 साल के हो जाएंगे उस टाइम पे दोनों हस्बैंड वाइफ कहलाएंगे, मतलब केन और याना, ऐसा लिखा गया था। वो हंसता है और वो बोलता है जो लड़की आज तक मिली नहीं, जो लड़की शायद जिंदा है या मर गई वो भी नहीं पता, वो मेरी बीवी है, मुबारक हो, मैं तो अब फैसला नहीं रहा। वो हंसने लगता है और हमें दिखाया जाता है अब फिर से एक और सीन जहाँ पर याना बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए उसे, क्योंकि वो अपने मॉम डैड की मौत को इतनी ज़्यादा इजीली जाया होने नहीं देना चाहती थी। वहाँ पर केन आता है, याना की दोस्त तो बोलती है ये इतना हैंडसम है कौन है, तुम्हें देख स्माइल कर रहा है। वो बोलती है चलो चलो चुपचाप अंदर जाओ, मुझे बात करनी है। वो बोलती है व्हाट आर यू डूइंग हियर। ये सुनने के बाद वो बोलता है एक्चुअली कल रात को तो मैं आपको ईयरिंग वापस नहीं लौटा पाया, तो मैंने सोचा आप जैसे प्रिटी वुमन के लिए एक नया ईयरिंग लाया जाए, क्योंकि ज़मीन में गिरी हुई चीज़ उठाने के शौक तो मुझे भी नहीं है जिस तरह से जेंग को नहीं है। ये सुनने के बाद स्माइल करती है। वो बोलती है आपने मुझे दे ही दिया तो अब बताओ क्या चाहिए इन रिटर्न, क्योंकि मैं भी किसी का फेवर रखती नहीं हूँ। वो बोलता है उसके कानों में कि शाम को साथ में डिनर करते हैं, आर यू कमिंग। वो बोलते हैं वाई नॉट श्योर। मन ही मन में सोचती है तुम्हारी बहन की वजह से, तुम्हारी वजह से मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया। उस टाइम पे अगर ये सब कुछ करके मुझे अपने बदला लेने का मौका मिलेगा देन आई वोंट बी बैक। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जेंग जो होता है वो आता है
वो उसे बोलता है चलो मेरे साथ, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है सब कुछ करके। उसके बाद उसे सोफे की तरफ लेके जाता है, उसके बहुत करीब जाता है और वो बोलता है मैंने तुमसे एक बात बोला था याद है? वो बोलती है कौन सा? तभी वो बोलता है मैंने बोला था बचपन में कोई तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे छोड़ रही है, वो उसने मुझे ठुकराया है, वो मुझसे दूर जा रही है। यहाँ ना बोलती है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तभी वो बोलता है लेकिन मुझे क्या लगता है ना, अगर उसने उस टाइम पे बोला था आई वॉज हर मैन एट दैट टाइम, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना, उसे कुछ याद रखना चाहिए ना। मैंने तो पूरी लाइफ इसी बात से गुजार दिया कि मैं किसी का हूँ और इस तरह से मुझे पीछे हटना पड़ रहा है, तो मैं तो नहीं मान सकता ना। ये सुनने के बाद याना बोलती है हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी आप मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? वो मन ही मन में बोले जा रही होती कि नहीं हम दोनों कभी भी साथ नहीं हो सकती, स्पेशली तब तो बिल्कुल भी नहीं जब मेरे मॉम डैड के साथ ये सब कुछ हुआ है। मैं इतनी गई कुछ बेटी भी नहीं हूँ कि मैं सब कुछ छोड़कर अपने घर बसाने के बारे में सोचूं। तभी वो बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि उसको अपने वादों पे टिकना चाहिए, शी शुड बी रिस्पॉन्सिबल अपनी, मुझे इस तरह से तड़पाना सही नहीं। इनडायरेक्टली वो बोले जा रहा होता है कि तुम इस तरह से किसी और जगह पे मुंह नहीं मार सकती। वो स्माइल करती है और तभी हमें दिखा जाता है वहाँ पर असिस्टेंट आता है। असिस्टेंट आने की वजह से दोनों का मूवमेंट खराब होता है और हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में याना उठ के वहाँ से भाग जाती है। भी हमें दिखाया जाता है जो जेंग होता है वो उड़ता है और तभी हमें अगले सीन में केन रेस्टोरेंट पे वेट कर रहा था, वहाँ पर तो पहुँच जाता है। जेंग जेंग को देखने के बाद वो बोलता है व्हाट आर यू डूइंग हियर ब्रो, बोलो मत, आप तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं हो। वो बोलता है तुमने मेरे असिस्टेंट को डिनर के लिए बुलाया था तो मैंने सोचा कि तुम्हारा इरादा क्या है, मुझे लगा जाना चाहिए, आई शुड बी प्रोटेक्टिव ऑफ माई असिस्टेंट दैट्स व्हाई। वो बोलता है तुम्हें वही फैमिली का हेड बना दिया गया है, उस टाइम पे तुम्हारे साथ काम, तुम्हारे पास करने के लिए लाखों काम है, एक मामूली से असिस्टेंट के पीछे जाना इज नॉट गुड, क्योंकि तुम्हारा पोजीशन कभी भी छीना भी जा सकता है अगर दिलाया जाए तो। यह सुनने के बाद वो हंसते आए और तभी हमें दिखाया जाता है जो जेंग होता है वो बोलता है तुम मेरे असिस्टेंट से दूर रहो, तुम्हें आदत है दूसरों की चीज़ों चुराने की, दूसरे की चीज़ों के ऊपर नज़र डालने की, ऐसा वो बोले जा रहा होता है। ऐसे बोले जा रहे थे चीज़ें बोलकर, लेकिन लग रहा था दोनों पर्सनली ले रहे हैं। यह सुनने के बाद जो खेन होता है वो बोलता है एग्जैक्टली जो बेस्ट है वो मुझे मिलता है और जो रह जाता है वो तुम्हें मिलता है, और तुम्हें आदत है मुझसे जलने की और बचपन से लेकर आज तक वो सब कुछ सबके ऊपर नज़र लगाने की जो एक्चुअल में मेरा है और बाद में तुम लेना चाहते हो, ऐसा वो बोलता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो ऐना थी आ जाती है। ऐना बोलते हैं तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऐना को देखने के बाद जेंग बोलता है मैंने बोला था ना तुम घर पे रहो, तो यहाँ पर क्यों आई? ये सुनने के बाद ऐना बोलती है अब मुझे राजकुमार ने बुलाया डिनर पे। याना जो होती है उसको जो केन था वो बोलता है तुम्हारे बॉस को तुम पे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, आई थिंक यू शुड स्विच द जॉब, क्योंकि ऐसे पॉजिटिव बॉस ना हमेशा एम्प्लॉयज़ को ख़राब कर देते हैं, एम्प्लॉय की लाइफ जानू बना देते हैं। वो बोलता है आई कैन गिव डबल 40 पेज। वो बोलता है मैं तुम्हें 5 टाइम पे करूँगा, चुपचाप बैठो। उसके बाद वो वहाँ पर बैठ जाती है। केन और जेंग दोनों के आंखों में एक दूसरे के लिए जेलसी बहुत ज़्यादा दिख रही थी कि मतलब हाउ कैन यू टेक हर वाला, क्योंकि जेंग जानता था ये प्रिंसेस है और केन को इसलिए इंटरेस्ट आ रहा था क्योंकि जेंग को इस बंदी पे इंटरेस्ट था। ऐसे बंदी प्रिटी भी थी और आपको पता ही है यह ना इसलिए इन दोनों पे इंटरेस्ट लगा रही थी क्योंकि हमारी सायु के लिए दोनों ही मैन। हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में जहाँ पर जेंग जो होता है वो याना के पीछे पीछे जा रहा होता है, लेकिन दिख नहीं रहा था। जब याना पीछे मुड़ती है वो छुप जाता था, याना परेशान होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है याना गायब हो जाती है। जेंग उसके पीछे पीछे गया था, उसके पीछे से मारने लगती है। बाद में पता चला याना को लगा कोई चोर है, जिस बात की वजह से उसकी अच्छी खासी धुलाई करती है। जेंग बोलता है अरे अरे रुको रुको, जान लोगी क्या बच्चे की? वो बोलती है तुम बोले क्यों नहीं? मुझे लगा कोई चोर है, कोई खतरनाक आदमी है, इसलिए मैं पीछे पड़ गई थी। अगर मेरे साथ कुछ होता तो आज कौन जिम्मेदार होता? मुझे हार्ट अटैक आता तो। वो बोलते ऐसी कोई बात नहीं। वो बोलते लगी तो नहीं, उसके हाथ को दिखता है और तभी उसकी आंखों में दिखती है कि तुम्हें लगी तो नहीं। टच करने वाली थी, उसे अपने पास खींचता है और वो ब्लो करने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है दोनों का इतना प्यारा मूवमेंट था। जेंग तो ऐसा था कि जेंग के लिए ये मूवमेंट यहीं पर ठहर सा गया था। और तभी हमें दिखाया जाता है याना उसे बोलते मुझे घर जाना है तो तुम भी जाओ,
बोल के वहाँ से चली जाती है, क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रही थी। क्योंकि देखो, याना के लिए सब कुछ नया था, यहाँ पर सिर्फ जेंग के लिए वो उसकी प्रिंसेस थी, याना के लिए नहीं ना। और तभी हमें दिखाया जाता है जेंग को कॉल आता है कि जो रिया ने टेस्ट करवाया क्या था, सब कुछ था उसमें ये प्रूव हुआ कि याना इज द प्रिंसेस, मतलब जो प्रिंसेस को वो लोग ढूंढ रहे थे वो याना ही है। जेंग बहुत खुश होता है और हमें दिखाया जाता है याना रियलाइज करती है अगेन समवन इज फॉलोइंग। उसे लगा जेंग होगा, इसलिए वो बोलती है तुम्हें समझ में नहीं आता तुम फॉलो क्यों कर रही हो, पीछे मुड़ने वाली थी। वो बेहोश हो जाती है और हमें पता चलता है ये करने वाली तो शायू थी। शायू को देखने के बाद वो शौक में वो बोलती है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। और तभी शायू बोलती है लास्ट टाइम मैंने तुझे मारा था लेकिन तू जिंदा रह गई, तो क्या कर सकते हैं, इस बार सोचा तुझे अच्छी सच्ची में मार देती हूँ। वो बोलती है क्या बिगाड़ा था मेरे मॉम डैड ने, बताओ। अब बेचारी याना को पता नहीं ना एक्चुअल में उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स की मौत क्यों हुई है, मतलब उसको मारा क्यों गया था। तभी याना बोलती है प्लीज़ मुझे बताओ क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा है जो तुमने मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ ये सब कुछ किया। ये सुनने के बाद साई बोलती है तो मेरे प्यार को तो मुझे छीनने की ट्राई कर रही थी बचपन से, अब तो इससे भी बुरा ये कर रही हो कि मेरे भाई को भी मुझे छीनने की ट्राई कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। हर राह चलते मर्दों को सीरीज करती रहती हो, सेम अन्यू बोल के उसे चिल्ला रही होती है। याना बोलती है मैंने कब किया तुम्हारे भाई को सीड्यूस। और तभी हमें दिखाया जाता है वो उसे बोलती है आज ना सब कुछ यहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा, तुम्हें मैं तुम्हारे पेरेंट्स के पास भेज दूंगी और सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। उसको स्टैप करने वाली थी तभी वहाँ पर जो जेंग होता है आया हुआ था। जेंग बोलता है अरे श्योर तुम ये कर पाओगी, वो डर जाती है। उसके बाद वो बोलती है ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तभी जेंग बोलता है गेट आउट फ्रॉम हियर, तुम्हें लगता है मैं तुमसे प्यार करूँगा, मैं सिर्फ एक बंदी से प्यार करता हूँ, एना से, प्रिंसेस से, और वो मेरे सामने, इसके अलावा किसी और से मैंने कभी प्यार किया ही नहीं। वो बोलती है यही तो प्रॉब्लम, मेरा बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती थी, फिर भी तुमने कभी भी मुझे कंसिडर किया ही नहीं, मुझे 8 साल हो गए तुम्हें प्यार किए हुए। ऐसा वो बोल के वो चिल्लाए जा रही होती है। वो उसका सीधा गला पकड़ता है और वो बोलता है जो मेरे अपनों को हट करने के ट्राई करता है मैं उसे जिंदा दफना देता हूँ। शुक्र है आज मेरा ऐसा कोई मूड नहीं, क्योंकि मेरी प्रिंसेस मुझे वापस मिल चुकी है, उससे प्रोटेक्ट करना है। मैंने किसी से प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं मरते दम तक उसको प्रोटेक्ट करूँगा। जो गेट आउट फ्रॉम हियर। अब ये सब कुछ तो सुन रही होती है और तभी हमें दिखाया जाता है जो जेंग होता है वो याना के। सो हम देखते हैं अब वो तो वहाँ से चली गई। तभी हमें दिखाया जाता है जेंग जो होता है उससे बोलता है वेलकम बैक होम प्रिंसेस, उसका हाथ पकड़ता है, उसके हाथ पे किस करता है। और याना तो शौक में वो बोलती है मैं प्रिंसेस हूँ। वो बोलता है हाँ तुम हमारी फैमिली की प्रिंसेस हो और मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, मैंने प्रॉमिस किया हुआ था तुम्हारे मॉम डैड को हमेशा तुम्हारा प्रोटेक्शन करूँगा, लेकिन मैं अपने वादे पे मुखर नहीं पाया, वादे पे टिक नहीं पाया। और तभी वो बोलते हैं मैं प्रिंसेस कैसे हो सकती हूँ, इसका मतलब मेरे मॉम डैड के साथ जो भी हुआ वो भी इसलिए क्योंकि मैं एक प्रिंसेस थी। वो उसे बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं, वो अपने आप को जिम्मेदार ठहराने लगती है उसके मॉम डैड के मौत के पीछे और रोने लग जाती है। ये बोलते हैं कि अगर मैं प्रिंसेस ना होती तो शायद आज मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स मेरे साथ होते, मुझे मॉम चाहिए, मुझे पापा के साथ जाना है, मुझे मॉम से बात करिए प्लीज़, मुझे मॉम डैड के पास लेके चलो, मुझे नहीं चाहिए प्रिंसेस वाला रॉयल्टी, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं नहीं हूँ प्रिंसेस, मुझे अपने मॉम डैड के साथ रहना है, मुझे मॉम डैड के बाहों में रहना है, मॉम डैड के साथ रहना है, मॉम डैड की गोदी में रहना है बोल के रो रही होती है। जेंग मुझसे बोलता है कोई बात नहीं मैं हूँ, मुझे माफ़ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ये सुनने के बाद याना बोलती है क्या, तभी वो बोलता है हाँ क्योंकि बचपन से लेकर जब तक हम दोनों साथ में थे तब तक तुम्हारे जो दादाजी है उनको ये अच्छा नहीं लगा कि एक मामूली से लड़का उसकी प्रिंसेस के साथ रहा है। इस बात की वजह से उन्होंने मुझे फॉरेन भेज दिया पढ़ाई करने के लिए और तुम्हें भी बाहर भेज दिया ताकि तुम दूसरों के नज़रों में भी नहीं आओगी, तुम प्रोटेक्टेड भी रहोगी। और जब तक मैं वापस आया था तब तक तुम इस घर से जा चुकी थी। बाद में पता चला तुम्हारे जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया है और वो तब तक तुम्हें पालेंगे जब तक तुम 22 साल की होगी। उसके बाद तुम्हें पैलेस में वापस लाया जाने वाला था, लेकिन तुम्हारे फैमिली का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारे दादाजी गुजर गए, उसके बाद ये सब कुछ हो गया। और जब तक मैं वापस आके मैंने देखा तो तुम थी नहीं, मुझे पता था मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। और प्रिंसेस आई मेड माई प्रॉमिस, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये सुनने के बाद याना बोलती है लेकिन इसमें मेरे मॉम डैड की गलती क्या है। वो बोलते हैं तुम्हारी मॉम डैड की कोई भी गलती नहीं है,
तुम्हारे मॉम डैड की वजह से तुम आज जिंदा हो, यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। लेकिन प्रिंसेस तुम्हें अब अपने घर वापस आना चाहिए। वो बोलता है तुम्हें बदला चाहिए ना अपने मॉम डैड के लिए, मैं तुम्हें बदला लेने में मदद करूँगा। वो बोलता है क्या सच बोल रहे हो? वो बोलता है हाँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपनी जान देने की सोची है, तो ये तो बहुत मामूली सी बात है। तुम्हें बदला चाहिए सायु और उसकी फैमिली से। आई हेल्प यू। और तभी उसे हक करता है। ना बोलती है फाइनली कोई तो है जिसके साथ मैं रह सकती हूँ, जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर फिर से धुआं होता है। बाद में पता चला सायु वहाँ पर कुछ गैस छोड़ती है और उसके बाद वो बोलती है मैं तुम दोनों के एक तो कभी भी नहीं होने दे सकती। उसके बाद वो सीधा जो याना है उसको लेके चली जाती है अपने घर पर, जहाँ पर उसको बांध के रखी हुई थी। और वहाँ पर और हमें दिखाया जाता है सायु बोल रही होती है मैं तुम दोनों को कभी भी साथ होने दे ही नहीं सकती। याना को वो साथ चुका था। वो बोलती है तू इतना कुछ करके भी कभी भी जेंग को अपना नहीं बना सकती, तेरी भी बहुत ज़्यादा बदकिस्मती है। और तभी वहाँ पर आता है किंग। किंग बोलता है क्या चल रहा है यहाँ पर? तभी वो तो बिल्कुल भी याना की तरफ देखता भी नहीं है, वो बस अपनी बहन का हाथ पोंछता है और वो बोलता है पागल, मैंने बोला था ना छोटी मोटी चीज़ों के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करते, उसके लिए किसी और का इस्तेमाल करो, तुम प्रिंसेस हो। ऐसा वो बोलता है। याना को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है तो आता है वहाँ पर जिंग। जिंग सीधा बंदूक निकालता है और दोनों की तरफ ताकता है और वो बोलता है मैंने तुम दोनों को पहले ही बोला था मेरे लोगों से दूर रहो, लेकिन तुम लोगों से ये बात भी नहीं समझ ली जाती ना। कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों को इतना ज़्यादा शौक चढ़ा है अपने आप को खतरे में डालने का, कम ईयर में तुम दोनों की जान ले लूँगा। लेकिन दोबारा अगर किसी ने भी याना को टच करने के बारे में सोचा नहीं छोड़ूंगा बोल के याना को लेके चला जाता है। घर पे जाने के बाद दिखाया जाता है याना थोड़ी बेटर थी, लेकिन जिंग बिल्कुल भी टेंशन में था। वो उससे बोल रहा होता है अरे ओके तुम ठीक हो ना? याना बोलती है ओके पापा मैं ठीक हूँ, लेकिन एक बात बताओ ये क्या नहीं कुछ अजीब नहीं है? राजकुमार होने के बावजूद भी उसकी हरकतें अजीब है साइको की तरह। यह सुनने के बाद जिंग बोलता है अभी तुम उसकी बातें क्यों कर रही हो? ये सुनने के बाद याना बोलती है नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे मुझ पर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है। ये सुनने के बाद जिंग बोलता है उसे उन सब चीज़ों पे इंटरेस्ट आता है जिस पे मेरा इंटरेस्ट हो, जिससे मैं प्यार करता हूँ और जो मेरे करीब हो उससे छीनने की उसकी बचपन से आदत है। क्योंकि राजकुमार है ना तो उसको सब कुछ ऐसे सोने के थाल में परोसा हुआ मिलता है, तो उसे लगता है जो वो देखता है उसे वो मिलना चाहिए। याना उसे बोलते हैं कोई बात नहीं। अभी ये सुनने के बाद वो बोलता है लेकिन तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या? कोई और मैन तुम्हारे आगे पीछे ऐसे मंडरा रहा है? ओके यू आर प्रिंसेस यू डिजर्व इट, मतलब इतना भी नहीं क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। याना स्माइल करती है और बोलती है लेकिन कौन सा मैं उसे भाव दे रही हूँ, जाने दो ना। वो बोलता है तुम्हें पता है ना तुम दोनों का रिश्ता पक्का हुआ था। ये सुनने के बाद याना बोलती है हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है जब कोई ज़बरदस्ती का रिश्ता मैं कभी अपनाती नहीं हूँ। और तुम्हें पता है मैं शेरनी हूँ और शेरनी की तरह मैं दांतती हूँ, तो केन हो या फिर कोई और लड़का हो अगर मेरे आसपास आए ना मैं जान ले लूँगी, इससे बात तुम्हारा। ऐसा बोलती है। और तभी केन जो जिंग होता है उसे बोलता है कहाँ पर सोने वाले आज हम? वो बोलती है हम दोनों साथ सोने वाले हैं क्या? जिंग हंसता है और वो बोलता है अरे बाबा नहीं, हम दोनों अलग अलग कमरे में सोने वाले हैं। अन्ना बोलती है क्या तुम्हें पता है सायु उस फैमिली की असली बेटी है नहीं, शी इज नॉट रियल प्रिंसेस। ये सुनने के बाद वो बोलता है क्या वहाँ पर भी अदला बदली हुआ है क्या? अगर इसके बारे में केन को पता चला तो क्या होगा? वो बोलते हैं चलो बताते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये बातें जैन सुन रहा होता है। जैन कल करता है सायु को और वो उसे बता देता है कि तुम तो उस फैमिली की असली बेटी हो नहीं, तो आई थिंक इस बेटर तुम्हें जल्दी वहाँ से निकल लेना चाहिए। बाद में हमें पता चला इस फैमिली में एक कपल थे, ओल्ड कपल जो हमेशा सायु का साथ दिया करते थे। बाद में पता चला जो रियल इस फैमिली की प्रिंसेस है उसको तो इन्होंने एक्सचेंज कर दिया था और सायु को यहाँ पर रखा हुआ था। सायु ये जानने के बाद तो पागल हो जाती है। वो कैसे बर्दाश्त करेगी, वो एक काम वाले की बेटी है। उसके बाद वो अपने मॉम डैड को बोलती है चलो यहाँ से मुझे ऊपर काम है। एक्चुअली वो बचपन से लेकर आज तक हमेशा उसके हर गंदे काम में साथ दिया करते थे, तो उन लोगों को लगा कुछ होगा ऐसा ही। अंदर ऊपर जाने के बाद वो सीधा उनकी तरफ बंदूक ताकती है और बोलती है हिम्मत कैसे, तुम लोगों की वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई, तुम लोग मेरे असली पेरेंट्स कैसे हो सकती हो? वो लोग तो डरने लगते ही। और तभी हमें पता चलता है एक एक्सीडेंट हुआ था जिस टाइम पे नेहा की रियल प्रिंसेस पड़ी थी, और उस समय पर ऐसा दिखाया गया है कि जो याना होती है उसी एक्सीडेंट में खो गई थी। और हमें ये दिखाया जाता है जो
सायु होती है उसको उन लोगों ने अपनी बेटी के साथ एक्सचेंज कर दिया था। मतलब ये असली सायु नहीं बल्कि कोई और थी उसकी बेटी, और जो असली सायु उस टाइम पे मर चुकी थी, क्योंकि केन के लिए अपनी बहन बहुत मायने रखती थी। इसी बात की वजह से उन लोगों ने इस बात का अच्छा खासा फ़ायदा उठाया। और यहाँ जो सायु है वो बोली जा रही होती है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, तुम लोगों की वजह से मेरा जो एक लाइफ था वो बर्बाद हो गया। तब वहाँ पर आता है जेंग। जेंग बोलता है सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे लिए इसलिए सबके सामने आ चुकी है। वो बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं हूँ प्रिंसेस इस फैमिली की। तभी वहाँ पर याना भी आती है और केन भी आता है, और केन आके उससे एक तमाचा लगाता है और वो बोलता है हिम्मत कैसे हुई, मेरी बहन मुझसे सबसे ज़्यादा क्लोज है, इस बात की वजह से तुमने इस बात का फ़ायदा उठाया तुम लोगों ने। और वो बोलते रह जाते हैं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी असली बहन हूँ। लेकिन जो केन था वो इतना ईजी नहीं था, वो लोगों को इतना ईजिली माफ़ी करने में कभी भी बिलीव नहीं करता था। वो उससे वहाँ से फेंकवा देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है केन जो था वो याना को बोलता है तुम्हारी वजह से मुझे बहुत बड़ा क्लू मिला है, थैंक यू सो मच, यू मेड माई टाइम। तभी जो जेंग था वो याना का हाथ पकड़ता है, बोलता है हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं, ये बस हमने इंसानियत के नाते से किया। और इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि इसने याना को टच करने की ट्राई किया तो उसका पनिशमेंट था, ऐसा वो बोलता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में, जहाँ पर याना जो होती है वो जेंग को बोलती है मैं 1-2 दिन बाहर जाने वाली हूँ और केन ने मुझे डिनर के लिए बुलाया हुआ है। वो बोलता है क्या तुम उसके साथ डिनर के लिए जाने वाली हो? वो बोलती है अरे बाबा इट्स ओके, अगर बुला रहा है तो जाने दो ना। मन ही मन में सोच रही होती है कि मुझे उसको भी रिवेंज के लिए यूज़ तो करना पड़ेगा, उसकी वजह से मेरे मॉम डैड की मौत हुई है। अब तक उसने जेंग को नहीं बताया था कि केन भी इन्वॉल्व था, ना ही वो। और तभी हमें दिखाया जाता है जो केन होता है उसका नाम सुनने के बाद जेंग बोलता है पर तुम कैसे जा सकती हो? वो बोलती है अरे बाबा मुझे जाने दो ना, शहर का प्रिंस मुझे डिनर पे बुला रहा है तो आई शुड गो एजेंट प्रिंसेस, क्योंकि एजेंट प्रिंसेस मेरी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, लेकिन पहले मुझे कुछ काम है, चलो बोल के उसको पियानो बजाने के लिए बोलती है। बहुत इंजॉय करती है और उससे भी पियानो सिखाता है। दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। दोनों का प्यार अभी 7+1 पे चल रहा होता है। और हम देखते हैं अगले वाले सीन में, जहाँ पर केन से मिलने के लिए याना चली जाती है। केन उसे बोलता है तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, आई लाइक यू। ऐसा सुनने के बाद याना हंसती है, बोलती है बट आई शुडंट, क्योंकि मैंने जो किया वो बस इंसानियत के नाते से किया। और आपकी बहन की गलती ये थी कि बार बार मुझसे टकरा रही थी, क्योंकि वो जेंग को पसंद करती है। जेंग को पसंद करती है डजन मीन कि वो उसके आसपास होने वाले हर किसी को दुश्मन समझे। तो बस मैंने उसको सबक सिखाया था, इसमें इतना बड़ा राज खुलेगा मुझे थोड़ी पता था। तभी केन उसे बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन बी माई वुमन। वो हंसती है, बोलती है इस शहर में हर कोई रिच पर्सन इस तरह से अपनी बंदी बनाता है क्या? बी माई वुमन बी माई वुमन बोल के ऐसा कुछ नहीं होता। तभी याना को केन बोलता है हम दोनों बिल्कुल एक ही तरह है, एक दूसरे की परछाई की तरह है। हम दोनों अगर किसी के पीछे लगते हैं उस टाइम पे उसको छोड़ते नहीं है। तो मुझे लगता है जेंग से ज़्यादा हैप्पीनेस मैं तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि जेंग एक मामूली सा बॉडीगार्ड है, उसको कभी भी उस फैमिली से बाहर निकाला जा सकता है। आई एम प्रिंस ऑफ दिस कंट्री। उस टाइम पे तुम्हें सोच लेना चाहिए। यहाँ ना बोलते हैं यस ये सच है, वो सिर्फ एक बॉडी गार्ड है और मैं एक प्रिंसेस हूँ। एंड ये भी सच है कि यू आर प्रिंस ऑफ दिस कंट्री। तो टेक्निकली मेरा फ्यूचर तुम्हारे साथ है, तुम सही बोल रहे हो। वो खुश होता है, तभी वो बोलते बट आई डोंट लाइक यू, और मुझे तुम जैसे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं जो भी हूँ जैसे भी हूँ मैं अकेले करना पसंद करूँगी, और अकेले अपने दम पे राज करना पसंद करूँगी। मुझे अपनी लाइफ जीने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो बोलती है। वहाँ से वो चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में, जहाँ पर जो हमारा बंदा था वो बहुत अपसेट था और उसको एक रिपोर्ट मिला जहाँ पर ये जो रियलिटी वाली साई है उसका डेथ सर्टिफिकेट मिला था। और ये जो अभी अब तक नकली साई बन के बेची थी वो तो साई ने ये भी रिपोर्ट में था। उससे इतना बड़ा धक्का लगता है। वो फ्लैशबैक समझता है, फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर उसके डैड होते हैं उसे कूटे जा रहे होते हैं, क्योंकि बिकॉज केन वॉज नॉट एलिजिबल टू बी द प्रिंस। वो बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार था और उससे बोले जा रहे होते तुम हमारी फैमिली के लिए एम्बेरसमेंट हो। और तभी वहाँ पर उसकी छोटी सी बहन साई, मतलब असली साई आती है, अपने भाई को प्रोटेक्ट करने की ट्राई करती है और बोले जा रहे होते डैड को कि प्लीज़ भाई को मत टच कीजिए, लेकिन वो नहीं सुनते। और बाद में प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो केन होता है उसने अपने खुद के डैड को ही बांध के रखा हुआ था, क्योंकि उसने उसकी बहन को टॉर्चर किया
किया था। और वो बोलता है आपकी ज़रूरत हमें कभी थी ही नहीं, आपने बस हमें पैदा किया, वही आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है डैड, लेकिन आपको इस दुनिया के बाहर जाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप बाहर आएंगे तो मेरे लिए दिक्कत होगी, एंजॉय कीजिए, ऐसा वो बोलता है। तो हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में को वो बोलती है मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। अभी मुझे ऐसा लगता है मेरे मॉम डैड की मौत के पीछे जो है वो असली कल्प्रिट पकड़ा नहीं गया। वो बोलता है पर ये सब कुछ करने से मुझे डर लग रहा है, मैं कहीं तुम्हें खो ना दूँ। वो बोलता है डोंट वरी बाबा, मैं हूँ, हम ओके, ठीक है ना, चलो अब रिलैक्स हो जाओ, इतना टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, और तुम तो मुझे प्रोटेक्ट कर ही लोगे। उसकी गोदी में सोता है और दोनों अच्छा मोमेंट स्पेंड करते हैं। गाइस कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आई बी अपलोडिंग सून, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनेगा और आपको पता है लेट नाइट रील्स नहीं मिलते, मैंने सोचा पहले डाल देती हूँ ये पार्ट। तो कमेंट में जितना ज़्यादा कमेंट आएगा नेक्स्ट पार्ट आपको अगर चाहिए तो मैं बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी। एंड यस, ड्रामा बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और जानना ये ज़रूरी रहेगा कि क्या होगा आगे। बताओ कैसा लगा और चाहते हो या नेक्स्ट पार्ट बने। आई विल बी बैक विद अनदर ड्रामा, अनदर पार्ट